गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? फाइन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नया यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। एसी अपन ने कंप्लीट कर लिया, एसी एंड ईएमआई। अब है ये फिफ्थ यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत छोटा सा यूनिट है ये, है ना। इसके अपन दो पार्ट करते हैं एक्चुअली। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दो पार्ट अपन करते हैं। एक में पढ़ते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको अभी शायद सिलेबस से हटा दिया गया क्या, है, फिर देखता हूँ। हालांकि इसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा पार्ट बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, हाउ टू डिपिक्ट इट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, है ना, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होता है, एंड व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस और यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, कैसे इसे डिपिक्ट करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज, है ना, और कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और फिर एक है डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअली वो एम्पियर सर्किटल लॉ का जनरलाइजेशन है ना। मैक्सवेल ने उसे जनरलाइज किया, इसलिए उसका नाम है मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि व्हेन एवर देयर इज करंट, अगर करंट है वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। व्हेन एवर देयर इज करंट है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर देखा अपन ने टू करंट कैरिंग वायर, मान लो इसमें I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसको पास में रखेंगे तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है तो देखा था अपन ने अट्रैक्ट करेगा वायर, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगता है। करंट कैरिंग वायर यदि रखा हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। देन अपन ने देखा कि व्हेन एवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स इज गिवन बाय phi इक्वल टू NBA cos ऑफ थीटा और ओमेगा टी। तो ये अपन ने देखा था कि जब भी फ्लक्स में चेंज होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ कोर्स, जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स क्या है, phi इक्वल टू B डॉट A, यानी मैग्नेटिक फील्ड में यदि चेंज हो रहा है, दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है, अदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये प्रोड्यूस करता था चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रोड्यूस करता था इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी अपन ने देखा, ठीक है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या देखा, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट कहता है व्हेन एवर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, बी होगा करंट है तो, ठीक है। उसके बाद का फैराडे लॉ कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल साहब ने ये सोचा, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने ये सोचा, इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है ना। ईच कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, क्योंकि नेचर में सिमेट्री होती है, नेचर लव्स सिमेट्री। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज, ये देखा गया फैराडे लॉज इन फैक्ट कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को।
तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा यस इट इज पॉसिबल, और फिर उन्होंने प्रिडिक्ट किया इसको कि ऐसा पॉसिबल है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इट विल प्रोड्यूस द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन टर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स ये प्रिडिक्ट किया मैक्सवेल साहब ने, है ना। मैक्सवेल साहब ने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू एग्जिस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है। क्यों? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहिए। और इस प्रिडिक्शन के आधार पर उन्होंने कहा मैक्सवेल साहब ने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये तो प्रिडिक्शन था उनका। इसके बाद एक्चुअली हर्ज साहब ने इन द ईयर ऑफ 1885, कहीं 1887 भी लिखा है, तो हर्ज साहब ने एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, प्रूव किया। हर्ज, हेनरिच हर्ज, इन द ईयर ऑफ 1885 और कहीं 87 भी लिखा मिलता है, हर्ज साहब ने इस फैक्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्या प्रूव किया? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करता है। थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया गया, संभावना जताई गई थी, बताया गया था कि ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करते हैं। और हर्ज साहब ने इस फैक्ट को एक्सपेरिमेंटली एंड एक्सीडेंटली प्रूव किया। एक्सीडेंटली क्यों? कुछ और कर रहे थे, कुछ और हो गया, ठीक है। एक्चुअली अपन हर एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। और उसके बाद अपने यहाँ के साइंटिस्ट जे.सी. बोस, है ना, इंडियन साइंटिस्ट हैं। फिर मार्कोनी, ये इटालियन है, मार्कोनी, है ना, ढेर सारे नाम हैं। इन लोगों ने फिर इस पर काम किया। जे.सी. बोस ने, मार्कोनी साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस किया इनसाइड द लेबोरेटरी। और नाउअडेज वी सी a sea change, not only sea change, that is in fact its revolutionary change, एक पूरा revolutionary change आया है in the field of communication। तो ये लेक्चर देख रहे हो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रहे हैं, ये एनर्जी कैरी करते हैं, है ना, जिसके कारण अपन सेल फोन चला रहे हैं, टेलीफोन देखते हैं, है ना, रेडियो, टीवी, जितनी भी ये सारी सुविधाएं हैं, ये सारे इस सिंपल एक्सपेरिमेंट, हर्ज साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया इसके कारण है। और आज का जो डेवलपमेंट है इनफैक्ट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिना नथिंग वाज पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं था, ठीक है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दौर में, है ना। रडार में देखते हैं, वहाँ भी यूज है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज है, सैटेलाइट में यूज है, एवरीवेयर देयर इज यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर, ये यूनिट इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अपने को इस सेक्शन में पढ़ना है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जैसा कि नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों जो फील्ड होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि डायग्राम भी आता है इसमें बनाने के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यदि अपन डिपिक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये अपन ने एक एक्सेस ले लिया, देन मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अलोंग दिस जेड एक्सिस, ये ले लिया अपन ने एक्सिस।
यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग जेड एक्सिस, तो वेव जो प्रोपेगेट करेगा दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है? तो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज। इन जनरल ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऑसिलेटिंग और चेंजिंग वेरिंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। एंड उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि वाइब्रेशन अपन ऐसा दिखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस बोला अपन ने, लाइक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस एक्सिस को अपन थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये बनाया अपन ने, ठीक है। इसको और थोड़ा फाइन यूँ बना लें। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग अपन बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं, ठीक है, लाइक दैट। ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। ये एक्चुअली जेड एक्सिस के अलोंग मान लिया अपन ने मैग्नेटिक फील्ड, और जो वेव है वेव प्रोड्यूस करेगा अलोंग एक्स एक्सिस। जो वेव है ये प्रोड्यूस कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। सो दिस वन ने अपन ने मान लो एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है। द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये था वाई एक्सिस, दिस वन इज जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होता है? Whenever electric field is changing electric field will produce the changing magnetic field, और changing magnetic field changing electric field produce करेगा। In this way electromagnetic waves do propagate। इसका अपन दिखाएंगे कैसे, डिपिक्ट बाय द डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड जेड। तो जो वेव है, वेव का जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होगा वो होगा अलोंग एक्स एक्सिस। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन इन विच द वेव इज प्रोपेगेट। वो डायरेक्शन जिसमें कि वेव प्रोपेगेट कर रहा है ना। यहाँ पर ऐसा भी ले सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड वाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड, तो ये एक्स, ठीक है। या इधर अपन कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर वेव प्रोपेगेट करेगा, है ना। यानी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देख लें, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स, ईएम वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहला, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो भी अपन ने डायग्राम बनाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, एंड ये ही दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के, ठीक है। तो एक तो हो गया अपन डायरेक्शन के बारे में, उतना ज़्यादा इसमें लिख दूंगा तो हाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन ने डायग्राम बनाया था, है ना। अब बुक में तो सारी बातें लिखी हुई हैं, थोड़ा अपन समझ के, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये ऑसिलेट करता है, और ये दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, है ना। दूसरा, ईएम वेव्स में
इसकी स्पीड जो होती है EM वेव्स की वो होती है c के बराबर वैक्यूम में। c इक्वल टू 3 इंटू पता है अपने को 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोपेगेट करते हैं इन फ्री स्पेस, एक्चुअली कहाँ, फ्री स्पेस और वैक्यूम में, फ्री स्पेस और वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल साहब ने एक्चुअली थ्योरेटिकली ये निकाला कि स्पीड ऑफ दिस इज गिवन बाय c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इन वैक्यूम है, ये कहाँ पर है, वैक्यूम में, निर्वात में। वैक्यूम का ये भी स्पेलिंग चलेगा, ये भी चलेगा, है ना। निर्वात में, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में स्पीड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दैट इज गिवन बाय c इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट पता है क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इसका उन्होंने वैल्यू रखा, अपन तुम भी वैल्यू रख सकते हो, म्यू नॉट का वैल्यू रख दो। क्या था म्यू नॉट का वैल्यू, पता है अपने को, पता है ना। चलो ये एक्सरसाइज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग भी देख लेंगे कि एक्चुअली दिस फार्मूला होल्ड करता है। मैक्सवेल साहब ने थ्योरेटिकली ये स्पीड निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और कहा कि ये लाइट के स्पीड के बराबर है। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया मैक्सवेल साहब ने कि लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। c इज इक्वल टू दिस, उन्होंने बोला वैक्यूम में c इज इक्वल टू दिस मच। अब वैल्यू रख दो 1/√, म्यू नॉट कितना होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 SI यूनिट में, ठीक है। पता है वैल्यू अपने को, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एप्सिलॉन नॉट कितना होता था, अगर रफली लिखें तो ऐसे तो 8.859 लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁻12 ये SI यूनिट में, है ना। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये नियरली आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। सॉल्व करके देख लेना, 4 9 36, 6 बार आ जाएगा, 6 इंटू पाई 3.14 का, है ना, √, देन 10⁻⁻7 -12, 10⁻⁻19, 20, 10, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा, यू कैन चेक एंड वेरीफाई, ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा था कि चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड ये एक एक्चुअली लंबा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, जिसको कि NCERT ने ओमिट कर दिया है। तो ये मिल जाएंगे, है ना, साइड बुक वगैरह में, रेफरेंस वगैरह में, बट दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका वो पार्ट, ठीक है। क्योंकि प्रूफ करें अपन कि c इक्वल टू दिस मच होता है। ये मैक्सवेल साहब ने थ्योरेटिकली किया, और कब किया, जबकि उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, वेरी यंग एज में उन्होंने ये किया था, है ना। वेरी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो स्पीड है दिस इज ऑल्सो गिवन बाय, इसको हालांकि अपन v लिखें, c नहीं लिखें, v इज इक्वल टू 1/√μ एप्सिलॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, ये किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, इन ए मीडियम स्पीड इज गिवन बाय दिस 1/√μ एप्सिलॉन। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किस में था, फ्री स्पेस में था, वैक्यूम में था। किसी मीडियम में बात करेंगे तो म्यू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। इनफैक्ट ये v बराबर कितना हो जाएगा, ये भी अपन लिख सकते हैं 1/√, म्यू को लिखते हैं म्यू नॉट म्यू आर, उसी तरह एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/, ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/μ r एप्सिलॉन आर, दिस मच हो जाएगा।
एंड ये कितना था, दिस होल क्वांटिटी, ये c था 1/this c, तो c अपॉन दिस हो जाएगा। इनफैक्ट ये हो गया c अपॉन रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर, c अपॉन, क्योंकि ये पूरा क्या था c, ये समझ में आया होगा। म्यू इजिकल टू म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को एक साथ रख लिया, दिस बच गया, है ना, दिस वन। अब इस क्वांटिटी को c लिखा, तो c अपॉन दिस मच हो जाएगा, ठीक है। यानी c से इसका वैल्यू, v का वैल्यू जो है वो c से कम होगा, v विल बी लेस देन c। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो किसी मीडियम में, वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होगी, कम होती है। जैसे लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्री स्पेस वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है व्हाट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस किसी मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा डेंसर होगा मीडियम, उतनी स्पीड कम होगी। तो ये सारे डिस्कशन अपन ने देखे, और ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं। C इज ऑल्सो गिवन बाय, उन्होंने ये भी बताया C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0, और इज इक्वल टू C इज ऑल्सो इक्वल टू E अपॉन B। दैट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। E0 मैक्सिमम वैल्यू है फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड, B0 मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। इसका जो रेशियो है ये C के बराबर, ये स्पीड ऑफ लाइट देता है। या E अपॉन B, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो रेशियो है वो देता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि E इज इक्वल टू CB। E किसके बराबर होगा, C टाइम्स B के, यानी E इज ग्रेटर देन B। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और जब अपन लाइट की बात करेंगे तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लिया जाता है। लाइट इज ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना, ये है। फिर उन्होंने बताया अनदर कैरेक्टरिस्टिक, अगर अपन लिखना चाहें तो द व्हाट, मोमेंटम। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है स्पेस में, तो कोई ऑब्जेक्ट यदि इसके पाथ में आएगा तो दिस विल एक्सर्ट द मोमेंटम एंड फोर्स। दैट मोमेंटम इज गिवन बाय P इज इक्वल टू U अपॉन C, वेयर U इज द एनर्जी। U क्या है, एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। P तो मोमेंटम है, P इज मोमेंटम एंड C तो पता है स्पीड ऑफ लाइट। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय P इक्वल टू U बाई C। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स डू नॉट रिक्वायर, ये रिक्वायर नहीं करते हैं मीडियम, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इसे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है प्रोपेगेट करने के लिए, पता होगा। जैसे लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट सन से आ रही है ना, तो कोई बीच में बहुत से ऐसे स्पेस है जहाँ वैक्यूम है, बट सनलाइट अपने यहाँ पहुँच रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसलिए लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फैक्ट डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। ढेर सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये, इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं। इसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है वैक्यूम में। किसी मीडियम में इसकी स्पीड कम होती है। C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, और C इक्वल टू 1/μ एप्सिलॉन, है ना। ऑल्सो ये मोमेंटम एंड फोर्स,
प्रेशर एग्जर्ट करता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट कर रहा है तो इसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है। सो मोमेंटम इज गिवन बाय P=U/c। इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, एनर्जी डेंसिटी वो बराबर होगी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड की देखा था अपन ने एनर्जी डेंसिटी 12ε0 E² प्लस मैग्नेटिक फील्ड की 1/2 μ0 B²। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली ये चार्ज कैरी नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EM वेव्स डू नॉट कैरी चार्ज, डू नॉट कैरी चार्ज, चार्ज कैरी नहीं करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसा लगता है अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये एनर्जी कैरी करता है। जब प्रोपेगेट करता है तो एनर्जी कैरी करता है, ये चार्ज कैरी नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएंगे इन द रीजन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये अनडेविएटेड जाएगा। या मान लो मैग्नेटिक फील्ड में यदि अपन ने रखा तो भी ये अनडेविएटेड जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट्स न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ढेर सारे आज प्रॉपर्टीज हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू C, E/B इज इक्वल टू C। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। क्वेश्चन आते हैं, डिपिक्ट द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड Whenever electromagnetic wave propagates, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे वाइब्रेट करते हैं। तो अपने को ये जो डायग्राम बनाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के लॉन्ग ले लो तो मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के लॉन्ग, और दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और फिर कैरेक्टरिस्टिक, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक दैट, है ना। तो अपन ने ढेर सारे लिख लिए, और सारे हैं, तो इसमें से कोई 2 या 4 लिखने को आता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखें वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। एक्चुअली जो EM वेव्स हैं, EM वेव्स इनफैक्ट 7 अपने को यहाँ पढ़ना है, एक्चुअली 7 होते है ना। रेडियो वेव्स, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेडियो वेव्स, ठीक है। देन माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। देन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ये जो टॉपिक है इसमें नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड मतलब अपने को मेमोराइज करना पड़ेगा। रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, विजुअल रेडिएशन है जिसे लाइट कहते हैं अपन, विजुअल रेडिएशन और लाइट, ठीक है। देन अल्ट्रावायलेट, UV रेज, अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल है अपने लिए। देन एक्स रेज, एक्स रेज मेडिकल साइंस में यूज होता है। देन गामा रे, गामा, गामा रेज। तो ये 7 है इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 7 हैं, ठीक है।
रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये 7 रेडिएशन हैं। कितने रेडिएशन हैं? इनफैक्ट 7 रेडिएशन है ना। तो इसको तो अपने को ये दिया हुआ अपन ने जो लिखा एक्चुअली, इनफैक्ट ये कैसे लिखा अपन ने, इनफैक्ट ये जो लिखा ये इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखा अपन ने, है ना। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यस। यानी रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है ना, सबसे कम गामा का होता है। रेडियो से कम माइक्रो, माइक्रो से कम इंफ्रा, इंफ्रा से कम विजिबल, उससे कम अल्ट्रावायलेट, उससे कम एक्सरे, उससे कम गामा रेज। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। रेडियो वेव्स है ना, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी माइक्रो की, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इस पर भी प्रॉब्लम आते हैं। मान लो 1 2 3 4 4 वेव्स का नाम दे दिया, कहा कि अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइक दैट, है ना। इसलिए ये याद रखना जरूरी है। और इसके लिए टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है बड़ी अच्छी, है ना, उस टेबल को मेमोराइज करें। क्योंकि अगर अपन ने कभी इसमें क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिफाई, फ्रीक्वेंसी रेंज दिया रहता है, आइडेंटिफाई करना है अपने को कौन सा वेव है और इसका यूज लिखना है। प्रोडक्शन यूज वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज दिया है तो वेवलेंथ लेंथ कैसे निकालेंगे? तो C = न्यू लैम्डा, ये वेव के लिए होता है, फार्मूला पढ़ा है पहले से, C = न्यू लैम्डा, where C is the speed of light in vacuum, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ। तो यदि अपने को लैम्डा याद है तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है। तो वेवलेंथ रेंज याद रखना है बुक से। रेडियो वेव्स देखते हैं मुझे याद है कि नहीं। रेडियो वेव्स 0.1 मीटर से ज़्यादा होता है रेडियो वेव्स। इसका जो वेवलेंथ है, एक्चुअली वेवलेंथ देख रहे हैं अपन, वेवलेंथ ग्रेटर देन 0.1 मीटर। माइक्रोवेव 0.1 मीटर टू 1 mm, मिलीमीटर, है ना। माइक्रोवेव होता है 1 mm, 0.1 मीटर से 1 mm। इंफ्रारेड ये है 1 mm टू 700 नैनोमीटर। विजिबल रेडिएशन 700 टू 400 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट 400 टू 1 नैनोमीटर। एक्सरे 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर। गामा रेज लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, ठीक है। तो ये है वेवलेंथ, ये है वेवलेंथ का ऑर्डर, ठीक है। तो इसको मेमोराइज करना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये टेबल दिया हुआ है वेवलेंथ का, देखो कितना सिंपल मैंने याद कर लिया। रेडियो वेव्स ग्रेटर देन 0.1 मीटर से 1 mm के बीच। माइक्रो 1 mm से 700 नैनोमीटर। इंफ्रा 7 से 400। विजिबल 400 से 1। अल्ट्रावायलेट 1 to this, लेस देन दिस गामा। सबसे कम वेवलेंथ गामा का है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की है, ठीक है। फिर अपन प्रोडक्शन और यूज इसका देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी साथ में डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू, गुड बाय।